क्यों रे, किसने ये अफवाह फैलाई थी करंट है इधर? अच्छा, हम लास्ट थ्योरी पढ़ रहे थे, किनीस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आ, कपिल के पास लिंक नहीं जाती है क्या? अभी अभी नहीं है क्या उसके पास, क्योंकि वो कल भी ज्वाइन नहीं करा था। बढ़िया। अच्छा, हम किनीस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ रहे थे। हमने सबसे, ये क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव। देखो, हमने अभी तक क्या किया, हमने तीन थ्योरीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है। पहली थ्योरी थी हमारी फिशर थ्योरी। इसको हमने QTM भी बोला था। ठीक है। अभी फिशर थ्योरी क्या बोलती है? ये मेरी फिशर थ्योरी मुझे क्या बोलती है? फिशर थ्योरी मुझे ये बोलती है कि लोग जो है पैसा सिर्फ किसके लिए होल्ड करते हैं? खर्च के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, मतलब कि लोग सिर्फ खर्चा करने के लिए पैसे को होल्ड करते हैं। फिर हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी। दूसरी थ्योरी कौन सी थी? कैम्ब्रिज थ्योरी। इसने, कैम्ब्रिज थ्योरी ने क्या बोला कि लोग ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए प्लस सेव करने के लिए पैसे को अपने पास रखते हैं। मतलब एक तो लोगों को करनी है बचत, और दूसरा लोगों को करना है खर्चा। ठीक है, ये थ्योरी हमारी ये बोलती है। अब तीसरी थ्योरी जो है हमारी, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ये काइनेस की थ्योरी है। काइनेस ने क्या बोला कि देखो, लोगों को खर्चा भी करना है, लोगों को खर्चा भी करना है, बचाना भी है। बचाना किसके लिए है? हेलो। लोगों को प्रिकॉशन के लिए रखना है। और तीसरा, तीसरा इसका क्या था? लोगों को स्पेक, ये 200, ये 303 वाली लिंक है कोई तो। लिंक, इनको बोलो शिवानी मैडम को फोन करे कि हमारे पास लिंक नहीं है। उनको बोलो अभी करे, इम्पोर्टेंट चल रहा है। बोला क्या उसने? हाँ, वो ग्रुप पे मैसेज कर रहा है ना। और तीसरा देखो, स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए लोग जो है पैसे को रखते हैं। ये तीन चीजें थी। अब एक बार, पहले तो आप लोग स्पेक्यूलेशन को मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझा रही हूँ। कल शायद आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आया था ये वाला पॉइंट। क्या? सट्टा लगाना। लेकिन इसको मैं और और सिंपल, जो एक आम आदमी हर कोई करता है उसमें समझाती हूँ मैं। ठीक है। समझो, एक बंदा है। ठीक है, इसके पास हाथ में 1 लाख रुपए रखा हुआ है।
अब ये चाहे तो इस 1 लाख रुपए को अभी खर्च कर सकता है, लेकिन ये अभी खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा सोचता है, ये ऐसा सोचता है कि भाई हो सकता है जो गोल्ड का रेट है वो नीचे आ जाए। ठीक है। क्या ये एक तरीके से स्पेकुलेशन ही कर रहा है अपने दिमाग में? वो क्या सोच रहा है कि भाई 1 लाख रुपए हाथ में है, अभी मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में गोल्ड का रेट कम हो जाए तो फटाफट से गोल्ड खरीद लूंगा। ऐसा करते हैं अपन। ऐसे ही एक दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं समझो। अब हम इस 10 लाख रुपए को खर्च नहीं करें, क्या सोच के कि हो सकता है फ्यूचर में कोई सस्ती जमीन हमको मिल जाए, है ना। हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, जैसे पापा मम्मी पैसे बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में कोई सस्ती जमीन मिल जाएगी तो उसको अपन खरीद लेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्पेक्यूलेशन लगा रहे हो अपने दिमाग में। स्पेक्यूलेशन, या फिर मैं इसको और सिंपल बोलूं, सट्टे को भी भूल जाओ, वो हाई लेवल चला जाएगा। एक सिंपल बोलूं तो आप आपके दिमाग में ये अंदाजा लगा रहे हो कि हो सकता है, आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसी पैसे से कोई चीज सस्ती हो जाए तो मैं वो खरीद लूं। जैसे हो सकता है सोना सस्ता हो जाए तो खरीद लूं। अब जैसे डिमांड में हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, उसमें स्पेक्यूलेशन एक एक्सेप्शन था कि जब प्राइस बढ़ रही है तब भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई गोल्ड अभी महंगा है, समझो 1 लाख का। अब तुम, गोल्ड महंगा है, तुम तब भी गोल्ड खरीदते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको लगता है फ्यूचर में ये और महंगा हो जाएगा और तुम महंगे पे इसको बेच दोगे। तो क्या ये भी सट्टा है? तो ये वाला स्पेकुलेशन वही है कि आज आपको पैसा चाहिए कि सस्ते में कुछ खरीद के रख लूं। जैसे अभी चांदी 86,000 रुपए का किलो मिल रहा है, लोग 86,000 रुपए किलो में चांदी खरीद के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि आने वाले साल में यही चांदी 2 लाख रुपए किलो हो जाए तो इसको बेच दूंगा। तो आपने, आपको अभी पैसा चाहिए कोई चीज सस्ती खरीदने के लिए। अभी एक और एग्जांपल समझो, इंदौर में जो भी प्रॉपर्टी के रेट है 5 साल के बाद और बड़े हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? और बड़े, बहुत बड़े हो जाएंगे। अब आपको अभी अगर मैं 1 करोड़ दे दूं तो आप क्या सोचोगे कि यार सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है कि कहीं पे जमीन लेके रख दो, 5 साल भूल जाओ, 5 साल के बाद इसको 5-6 करोड़ में निकाल देंगे क्योंकि ये महंगा होने वाला है। तो बताओ, आज आपको, आपने ये सट्टा ही करा, सस्ते में खरीदा ताकि ये महंगा हो जाए और फ्यूचर में इसको आपने बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आज ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसके लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं? तो लोगों को 3 चीजों के लिए पैसा चाहिए। जैसे हमारे मम्मी पापा को 3 चीजों के लिए पैसा चाहिए: घर का खर्चा करने के लिए, हमारे लिए फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए कि भाई कल को भगवान ना करे कि भाई फ्यूचर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर उनकी बेटी है तो बेटी की शादी करवाने के लिए सेव करना है। और तीसरा स्पेक्यूलेटिव। अब ये स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि आज पैसा चाहिए ताकि सस्ते में सोना चांदी जमीन खरीद के रखे ताकि फ्यूचर में महंगे दामों में बेचे। तो काइनस ने बोला ये 3 चीजें हैं जिसके लिए लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। समझ में आया? इसको आप आपकी कॉपी में ना ऐसे समरी करके आप लिख सकते हो। तो आप जब ये खुद से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये 3 थ्योरी होती है हमारी। कपिल, आपको कल भी लिंक नहीं मिली थी क्या?
क्या बोले यार, लिंक ही नहीं भेजते हैं ये लोग। हम्म। ठीक है, चलो। अब एक बार मुझे आपका मॉड्यूल ओपन करने दो, उसमें कुछ ग्राफ है। अपन उन ग्राफ्स को पहले देखते हैं। कहीं मैंने, अब इस ग्राफ को हमको ध्यान से देखना है। देखो, इसको अपन, हम अभी यही पढ़ रहे हैं, काइनेशियंस थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि भाई, काइनेस ने बोला कि भाई तीन चीजों की वजह से लोग पैसे को होल्ड करना चाहते हैं: ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर के लिए, और स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए। स्पेक्युलेटिव मोटिव समझ में आया आपको? अब यहाँ पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने, आपके पास बहुत सारे लोग पैसा इसीलिए भी होल्ड करना चाहते हैं ताकि मार्केट में पैसे को ब्याज पे चला सके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या ये भी स्पेक्युलेटिव नहीं है? जैसे अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए और किसी को 1.5 लाख की जरूरत है, तो आप क्या चाहते हो कि 50,000 और हो जाए तो मैं इसको 10% ब्याज पे चढ़ा दूं? आप ऐसा मानोगे कि नहीं? अब सोचो, ब्याज का रेट बढ़ा तो तुम्हारी डिमांड जो है पैसा होल्ड करने की, वो बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई, अब देखो, इसमें वो पहले जैसा नहीं सोचना। हम बैंक के ब्याज की बात नहीं कर रहे। पहले हमने एक टॉपिक ये पढ़ा था कि आप पैसा कम होल्ड करते हो जब बैंक का ब्याज ज्यादा मिलता है। जो वो 1,20,000 का एग्जाम्पल लिया था, वो अलग था। वो बैंक में सिक्योर डिपॉजिट वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे इंटरेस्ट, ब्याज की दर बढ़ती है, वैसे वैसे लोग क्या बोलते हैं, कहीं और पैसा रखने से अच्छा तो मार्केट में ब्याज पे चला दूं। तो देखो, हमारा ग्राफ कैसे चलता है। फिर से मैं एक बार आपको ग्राफ बताती हूँ, ठीक है? हम, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इधर आ गई डिमांड फॉर मनी, और इधर आ गया इंटरेस्ट, ब्याज का परसेंटेज। ठीक है। अब समझो, पहले ब्याज का परसेंटेज था 5%। तो आपने बोला यार, मार्केट में 5% ब्याज पे पैसा चढ़ाने से अच्छा बैंक में 7% चढ़ा दूं। तो बताओ, आपके पास होल्ड करने के लिए पैसों की डिमांड रहेगी कि नहीं? इसको मतलब बैंक में डाल दूं? कम रहेगी कि ज्यादा? कम। तो अभी आपने, जो आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपके पास कम डिमांड है कि यार 5% ही ब्याज मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ, 5% में मैं ब्याज पे देने की रिस्क क्यों लूं? क्योंकि बहुत सारे पैसे, ब्याज पे पैसे लेने के बाद बहुत सारे लोग पैसे वापस करते हैं क्या? नहीं करते। अब ऐसा हुआ, फिर ब्याज की परसेंटेज बढ़ गई 10%। तो आपने क्या बोला कि यार मैं पैसे को होल्ड करता हूँ, हो सकता है ये ब्याज और बढ़े। तो फ्यूचर में जैसे ही ब्याज बढ़ेगा, मैं वैसे ही क्या कर दूंगा, ज्यादा ब्याज पे पैसा चला दूंगा। तो आपने और पैसे इकट्ठा करे 5 लाख रुपए। अब जैसे ही ब्याज की दर हो गई 20%, बताओ अब आप ब्याज पे ज्यादा पैसा देना चाहोगे कि कम पैसा?
जैसे जैसे ब्याज बढ़ेगा वैसे वैसे तुम ज्यादा पैसा देना चाहोगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो, समझो ये बंदा है, ये ये है ब्रोकर। ब्रोकर कौन सा? ये ब्याज पे पैसे चलाता है मार्केट में, ठीक है। इसके पास है 5 लाख रुपए, और इसने मार्केट में बहुत सारे लोगों को ब्याज पे पैसा दे रखा है, और इसको 5% का टोटल ब्याज मिलता है, ठीक है। अब मार्केट में ब्याज बढ़ के हो गया 10%। तो मुझे बताओ, ये ब्रोकर क्या चाहेगा? ये ब्रोकर बोलेगा यार, कहीं से थोड़े और पैसे मिल जाएं, तो मैं 5 लाख के 10 लाख रुपए ब्याज पे चढ़ा दूं। बताओ, पैसे बढ़ाएगा तो क्या यहाँ पे ब्याज भी बढ़ जाएगा? ब्याज भी बढ़ेगा। फिर इसको पता चला मार्केट में 20% ब्याज हो गया। मुझे बताओ, इसकी लालच और बढ़ेगी। और ये क्या बोलेगा कि यार मार्केट में मैं क्या करता हूँ, 20 लाख रुपए और चढ़ा देता हूँ। 20 लाख रुपए का मेरे को 20% ब्याज आएगा, जिंदगी भर इसको कमाने की जरूरत है क्या? नहीं। महीने के आखिरी दिन जाएगा, ब्याज कलेक्ट करके आएगा, अपना घर खर्चा चला लेगा। अब जो भी इसको ब्याज मिलेगा, जो भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको ये सेव भी करेगा, और उससे ये ट्रांजैक्शन भी कर लेगा। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है। आपने देखा है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ ब्याज पे पैसा चला के खाते हैं, है ना? यही होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ब्याज बढ़ता है, वैसे वैसे पैसे की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि आप ज्यादा डिमांड करोगे, ज्यादा पैसा है, ज्यादा ब्याज मिलेगा, ज्यादा ब्याज पे चलाऊंगा। तो इसका कर्व कैसा बनता है? जैसे 5 पे इतना, चलो सीधा 20 का बनाते हैं जैसा बुक में बना हुआ है। ये 20% पे क्या आपकी डिमांड बढ़ रही है? देखो, 20% जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपकी डिमांड भी पैसा होल्ड करने की बढ़ती गई। तो बस ये कर्व यही बताता है कि स्पेक्यूलेशन, अच्छा ये स्पेक्यूलेशन के लिए बोल रहा है। हम स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? पैसा अपने पास रखना ताकि फ्यूचर में मैं कमा सकूं, है ना? तो अब बताओ, आपको पता है कि अभी 10% का ब्याज मिल रहा है, तुम इस पे, और तुमने पैसा ब्याज पे चढ़ा रखा है, और तुमको पता है आगे 20% ब्याज मिलेगा, तो तुम उस सामने वाले से पैसा वापस लेके खर्च करोगे क्या? नहीं, तुम बोलोगे ब्याज पे चलने दो, मेरे को ब्याज मिलना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने कर्व दे रखा है, ये कर्व समझ में आया? जैसे जैसे मेरा ब्याज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पैसे की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, कि मेरे पास और पैसा, पैसे की डिमांड मतलब लालच बढ़ती जाएगी, सिंपल। अब ये तो एक इंसान का था, इंडिविजुअल। अब हमको देखना है एग्रीगेट स्पेक्यूलेटिव डिमांड। इसमें भी सेम है कि जैसे जैसे ब्याज बढ़ता है, देखो इस कर्व में कैसे बोला, ब्याज 0% था तो पैसे की डिमांड कम थी। जैसे जैसे ब्याज बढ़ रहा है, तो बताओ वैसे वैसे क्या पैसों की डिमांड बढ़ रही है क्या? ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और इन्होंने चीज लिखी है, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। अभी पहले इसको समझना है, ये लिक्विडिटी ट्रैप रीजन का मतलब क्या होता है। देखो, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन का मतलब क्या होता है, अब हमको इसको समझना है। अच्छा, एक काम करो, स्पेक्युलेटिव के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, आपको पता है ना इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, चलो पहले ग्राफ बना दो, अपन बाद में इसको देखते हैं। कंफ्यूज मत हो आप। ग्राफ बनाना है। ये मेरा एक्स एक्स, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। ये है इंटरेस्ट, और ये है डिमांड फॉर मनी। 5%, 10% है, 20%। तो डिमांड फॉर मनी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर 1 लाख था, 5 लाख, और 10 लाख, तो मेरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती जाएगी।
हो गया। अब देखो, लिक्विडिटी ट्रैप। अब एक ग्राफ को समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है लिक्विडिटी ट्रैप। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक सेकेंड। हे भगवान, ये क्लाइंट को समझ ही नहीं आता क्या भेज रहे हैं ये। अच्छा, देखो, लिक्विडिटी ट्रैप, मुझे बताओ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हाथ में कैश रखना, मतलब लिक्विडिटी। मेरे हाथ में कैश है, कैश इन हैंड है, तो उसका मतलब क्या, मैंने हाथ में लिक्विडिटी रखी है। यस, मैंने हाथ में लिक्विडिटी रखी है। अब लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है? जब लोग अपने हाथ में कैश रखना प्रेफर करते हैं। एक बार आपकी कॉपीज देखो, उसमें हमने कुछ बॉन्ड से रिलेटेड कुछ लिखा था क्या कल? और मुझे बताओ, हमने बॉन्ड का क्या समझा था कल? जैसे डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। मैंने क्या लिखा था, जब इंटरेस्ट हाई होगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी कि ज्यादा? कम। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कल अपन ने समझा था? सोच के बताओ, कल ही समझा था हमने। आप लोग घर जाके रिवाइज नहीं करते हो? कोई रिवाइज नहीं करता। मुझे बताओ, हमने कल ही समझा था। पर बॉन्ड्स में तो ब्याज ही देते हैं ना। जैसे डिवेंचर होता है, डिवेंचर में ब्याज देते हैं ना बंदे को। बॉन्ड का मतलब क्या, अभी मैंने आपसे पैसे लिए, आपको एक कागज दिया कि ये प्रूफ है कि मैंने आपसे पैसे लिए, 5 साल तक आपको ब्याज दूंगी, 5 साल के बाद आपको आपका मूल वापस कर दूंगी। तो आपको ब्याज तो दे ही रही हूं मैं। कल ही समझा था हमने। बताओ। क्या? फ्यूचर, फ्यूचर वर्ड तो सही बोला, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत कैसी है? आ, गलत। अयो, कल ही समझा था अपन ने। आप लोग बिल्कुल भी इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ, इंटरेस्ट और बॉन्ड का रिलेशनशिप कैसा है? नहीं, इंटरेस्ट और बॉन्ड का रिलेशनशिप आपको कैसा दिखता है? तो ये कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है? इनवर्स दिख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर आपको स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए आप ऐसा सोचते हो कि फ्यूचर में, समझो तुमने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद के रखे हैं, ठीक है? अब वो बॉन्ड आपके पास है। अब फ्यूचर में अगर ब्याज बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में जब लोग जो है, सामने वाला ज्यादा ब्याज देना चाहेगा क्या हमको? जो कंपनी है वो कम से कम ब्याज पे पैसा लेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम ब्याज पे पैसा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, उस वो इंटरेस्ट बढ़ने वाला है और बॉन्ड की प्राइस जो है हमारी गिर जाएगी, तो मुझे बताओ, आपके अंदर फियर आएगा कि नहीं आएगा कि आपने जो बॉन्ड पकड़ के रखा है उसमें लॉस हो जाएगा? तो आप बताओ, आप क्या चाहोगे? कि भाई इंटरेस्ट की प्राइस बढ़ रही है। चलो, देखो, सुनो मेरी बात। एक है बॉन्ड और दूसरा है इंटरेस्ट। समझो जो मार्केट में ब्याज मिल रहा है, ठीक है? अब आपने ये बॉन्ड खरीद के रखा है, ठीक है? और इस बॉन्ड में आपने 1 लाख रुपए डाल के रखे हैं,
ये आपने कितने रुपए डाल के रखे हैं? 1 लाख रुपए आपने डाल के रखे हैं। अब इस बॉन्ड में जब आपने 1 लाख रुपए डाल के रखे हैं, तो आपको हर महीने इसका 2,000 रुपए ब्याज आता है। ठीक है। अब मार्केट में जो ब्याज है उसकी दर बढ़ गई। मतलब अगर आपने बॉन्ड की जगह मार्केट में पैसा डाला होता 1 लाख रुपए, तो आपको महीने का 10,000 रुपए ब्याज मिलता। समझ में आया? अब मुझे बताओ, आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपके पैसे यहाँ पे डले हुए हैं। आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आप क्या करोगे? आप इस बॉन्ड को मार्केट में सेल कर दोगे, और आप अपना पैसा कहाँ पे लगा दोगे? ब्याज में, ताकि आपको 8,000 रुपए का ज्यादा ब्याज मिले। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखना। ये जो सेल है हमारी, ये आप एक इंसान कर रहा है। ऐसे ही बाकी लोग जिन्होंने बॉन्ड खरीदा होगा वो क्या सोचेंगे कि यार हमने भी बॉन्ड में पैसा लगा के रखा है, बॉन्ड से पैसा निकालो और ब्याज पे पैसा बाहर चलाओ ताकि मुझे ज्यादा ब्याज मिले। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब सारे लोग मिलके एक साथ मार्केट में सेल करेंगे, सारे लोग मिलके, खरीदने वाले कम है बेचने वाले ज्यादा है, तो बताओ प्राइस बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। मतलब जब मार्केट का इंटरेस्ट का रेट हाई होता है, तो बॉन्ड की प्राइस कैसी हो जाती है? गिर जाती है। अब इसको और मैं बताऊं, तो मुझे एक बात बताओ, आप जैसे ही नाहटा से बाहर निकले, तो आपको 10 बंदे लाइन में खड़े हुए दिखे, और 10 बंदे आईफोन का लेटेस्ट जो है वो बेचना चाहते हैं। वो बोलते भाई खरीद ले, भाई खरीद ले, भाई ले ले, भाई ले ले। आप एक बात बताओ, अगर वो आपको 50,000 बोल रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि इसकी गरज है बेचने की, तो तुम 50 में ही खरीदोगे कि कम में खरीदोगे? कम में। मतलब जब वो सामने वाला बहुत सारा माल बेचना चाहता है, उसको पैसों की जरूरत है, बताओ कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मार्केट में बेचना चाहती है। खरीदने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा, तो बताओ गरज किसकी है? बेचने वाले की। तो बताओ वो कम में भी बेच देगा। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जो सब्जी वाला शाम में वापस जाता है, बहुत सारी सब्जियां बाकी, तो क्या बोलता है? ठीक है 10 रुपए किलो में ही ले लो, क्योंकि उसकी गरज है। सब्जियां बहुत ज्यादा है, वो बेचना बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन ग्राहक एक दो ही है। तो वो चाहता है ये एक दो ही सब कुछ खरीद ले, इसलिए बहुत कम प्राइस पे वो बेच देता है। तो सेम यहाँ पे भी है। जब मार्केट में ब्याज बढ़ता है, तो मेरे बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि लोग इसको बेच बेच के ब्याज पे पैसा चढ़ाने चले जाते हैं। ये वाला समझ में आया क्या? इसको कहीं पे नोट कर लो आप, क्लैरिटी कॉर्नर करके। इसको आप ऐसा क्लैरिटी कॉर्नर करके लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे इसको फिर से। इसको एक बार लिख लो कि भाई, आप जो है, बॉन्ड की प्राइस इसलिए गिरती है क्योंकि आप उसको सेल कर रहे हो, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे लोग बॉन्ड को बेचते जाएंगे, उसकी प्राइस नीचे आती जाएगी, क्योंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों ने बॉन्ड को होल्ड करके रखा होगा, उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो बोलेगा यार मैंने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा है, इसकी प्राइस तो दिन ब दिन गिरती जा रही है, 90,000 80,000 तो गिरती जा रही है। तो उनको डर होगा कि नहीं होगा कि भाई उसका नुकसान होता जा रहा है? डर लगेगा। तो बताओ वो भी बेच के पैसा अपने पास ही रख देगा। ठीक है। वो ये बोलेगा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी तो दोबारा से इसको देख लूंगा मैं। तो मुझे बताओ, ये एक तरीके से स्पेकुलेशन ही नहीं है? आपको ये डर लग रहा है कि मार्केट में ब्याज जो है वो बढ़ चुका है। अगर मार्केट में ब्याज बढ़ चुका है, मतलब लोग अब बॉन्ड बेचते जाएंगे, आपको नुकसान ना हो जाए इसलिए आप पहले ही अपना पैसा निकाल लेते हो। तो बताओ, ये एक तरीके का स्पेकुलेशन ही तो है। बरोबर। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप यही बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब हाथ में पैसा रखना। आप हाथ में पैसा कब रखते हो? जब आपको ये डर लगता है कि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बॉन्ड की प्राइसेस गिरती जा रही है। अब देखो, समझो किसी इंसान ने, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में ब्याज ब्याज, उसको ब्याज पे पैसा चलाना ही नहीं। उसने 1 लाख का ही बॉन्ड खरीद के रखा है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग बॉन्ड को बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, मार्केट में बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम। तो बेचने वाले की गरज है, वो तो कम प्राइस में भी बेचता जाएगा। अब जैसे मेरे पास अगर ये 1 लाख का बॉन्ड है, और मैं ऐसा तड़प रही हूँ कि यार मुझे मार्केट में 1 लाख को ब्याज पे चढ़ाना है, यहाँ से 2,000 मिल रहे हैं, वहां 10,000 मिलेंगे। तो मैं, यार कोई मुझसे खरीद ही नहीं रहा 1 लाख में, तो मैंने बोला चल एक काम कर ले, 95,000 में ले ले। मैंने 5,000 कम में बेच दिया। अब कोई दूसरा इंसान खरीदने जाएगा तो वो क्या बोलेगा? भाई 95 का तो उसने बेचा था, तू मेरे को कम में दे, तो तू अगला 80,000 में बेचेगा। तो अब जो बंदा
जिसको बेचना नहीं था, उसने देखा कि मार्केट में इस बॉन्ड की प्राइस जो है वो 80,000 हो गई है। मतलब इसका लॉस हो गया है। कितना लॉस हो गया है? 20,000 रुपए का। बताओ, इसको डर होगा कि नहीं कि फ्यूचर में और लॉस हो सकता है ना? जैसे आप शेयर मार्केट का ही समझ लो। शेयर मार्केट में आपने कोई शेयर खरीदा, समझो 500 रुपए का, ठीक है? और मार्केट में उसकी प्राइस जो है कम होते होते 350 रुपए आ गई, तो आप क्या बोलोगे? अभी भी चुप बैठोगे कि बोलोगे भाई 350 वसूल कर? 150 तो 150। आपने तब भी नहीं बेचा, ये और हो गया 200 रुपए का। तो बताओ, अब आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। आप बोलोगे भाई 350 में ही बेच देता, ये तो और कम हो गया। फिर गिरते 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 और 100 रुपए हो गया। अभी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो समझदार इंसान कौन है? जो यहीं पे पैसे को निकाल लेगा बाहर, कि निकालो भाई इसको, मेरा पैसा वापस करो। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही है। जब सब लोग बॉन्ड बेचने लगते हैं, तो जिस इंसान की वैल्यू, पहले उसके बॉन्ड की वैल्यू 1 लाख थी, धीरे धीरे 95,000 आई, फिर 80,000 आई, तो ये क्या बोलेगा? भाई 80,000 में बेच दो, इसके पहले कि 70 का हो जाए। ऐसा करेगा कि नहीं? अब वो 80,000 में बेच दिया उसने, अब वो 80,000 अपने पास रखेगा। और वो इस उम्मीद में अपने पास रखेगा कि भाई इस 80,000 को एक ऐसी जगह पे लगा दूं जिससे मुझे फ्यूचर में जो है पैसा मिले। जैसे उसने 80,000 अपने पास रखे, अब समझो उसको 80,000 में 24 कैरेट के सोने का बिस्किट मिल गया। तो उसने 80,000 का 24 कैरेट का सोने का बिस्किट रखा, और वो क्या बोलेगा? भाई 4 साल बाद इसको मैं बेच दूंगा 2-3 लाख रुपए में, तो उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो जब बॉन्ड से पैसा निकाल के अपने पास रख रहा है, इस डर से कि भाई बॉन्ड की प्राइस नीचे आती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। समझ में आया? समझ में आया क्या? जैसे आ, इसको मैं आपको, आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है? चलो, इसके मैं आपको नोट्स लिखवाती हूँ, पहले वो लिखो। डिक्टेट ही कर दूं क्या? ये आपके मॉड्यूल में तो ऐसी लैंग्वेज दी हुई है, तुम लोगों ने पढ़ा तो तुम्हारा तो माथा ही खराब हो जाएगा। बहुत बेकार है, छोड़ो, मैं तो तुमको मेरा लिखवाती हूँ। देखो, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ कंडीशन व्हेन इंटरेस्ट रेट इज एक्सट्रीमली लो। इंटरेस्ट रेट एकदम लो है। दूसरा, अच्छा, अगर मार्केट में ब्याज कम मिल रहा है तो तुम अभी ब्याज पे पैसा चढ़ाओगे कि अभी रुकोगे कि ब्याज बढ़ेगा तब पैसा मार्केट में चलाऊंगा? सोचो, आपके पास 1 लाख है, मार्केट में 5% ब्याज मिल रहा है आपको। आपको लगता है कि 2 महीने बाद ये 5% का ब्याज 15% हो जाएगा, तो बताओ तुम 15% पे ब्याज पे चढ़ाना चाहोगे कि 5% पे? 15 पे। तो पीपल, देखो, जब इंटरेस्ट रेट एकदम कम होता है तो पीपल प्रिफर टू होल्ड ऑल मनी इन कैश। स्पेक्यूलेटिव, अब ये ध्यान से देखना, स्पेक्यूलेटिव डिमांड becomes infinitely elastic. अब मुझे एक बात बताओ, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? खिंचाव। मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है इलास्टिक का मतलब पैसे होल्ड करने की जो डिमांड है, जो स्पेक्यूलेशन की डिमांड है, वो कम या ज्यादा हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि यार 5% ब्याज पे नहीं, 2 महीने बाद जब 15% होगा तब चढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि भाई जब ब्याज
बढ़ेगा, तो आप अभी पैसे को होल्ड करके रखते हो। किसी को ये भी तो लग सकता है कि ब्याज और गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इसी ब्याज पे अभी चढ़ा देगा। जैसे शेयर मार्केट में किसी को लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, किसी को लगता है घटेगी। जिसको लगता है बढ़ने वाली है वो खरीदता है, जिसको लगता है घटने वाली है वो बेच देता है। तो सेम इसी को हम इलास्टिक बोलते हैं, इनफाइनाइटली इलास्टिक मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है ये, इन्फानाइट का मतलब होता है कि आप इसको पता ही नहीं लगा सकते। मुझे एक बात बताओ, आप पूरे दुनिया की डिमांड पता लगा सकते हो क्या, कि कौन कैसे स्पेकुलेशन कर रहा है? आप पता लगा सकते हो क्योंकि भाई अच्छा इसके मन में ऐसा है कि 8% ब्याज होगा तो दूंगा, सामने वाला 5% में भी चढ़ाने को तैयार है, तीसरा वाला 20% का इंतजार कर रहा है। आप ये बता सकते हो क्या? नहीं। तो लोगों की स्पेक्यूलेशन कितनी कम या ज्यादा होगी उसका पता कोई भी नहीं लगा सकता है। वो इनडिफाइनाइट होती है, उसको कोई भी मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबको जैसा जिसको लगेगा वो वैसा करेगा। जैसे अभी सरकार को ऐसा लगता है कि लोग अभी घर खरीद खरीद के फ्यूचर में बेचने की बात करें। समझो कुछ ऐसा हो जाए, वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए जिससे जमीनों की प्राइस एकदम से नीचे गिर जाए। जब जमीनों की प्राइस एकदम से नीचे गिर जाएगी तो बताओ सारे लोग बेचने को दौड़ेंगे कि भाई 50 लाख की जमीन 30 में हो गई, बेचो इसको, बेचो बेचो। सब लोग बेचने की कोशिश करेंगे। जहां सरकार ने उल्टा सोचा था कि भाई लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो सब लोग बेचने में लग गए। तो बेसिकली क्या होता है ना, इनडेफिनेट इलास्टिक मतलब आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि लोग अगले कदम पे क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे बेचेंगे, क्या स्पेकुलेशन करेंगे, आप नहीं पता लगा सकते। समझ आया? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी क्या? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पैसे से रिलेटेड पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी। वेरी गुड। तो इसको अपन एक बार पहले लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फेल होती है? मैंने आपको ये पहले लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया है। मुझे तो पहले मुझे देखने दो आपके मॉड्यूल में ये है कि नहीं, पता चले बिना मतलब आपको लिखना पड़ जाए। आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल में पार्ट दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखो। मॉनेटरी पॉलिसी फॉल्स, अच्छा मुझे एक और बात बताना कि अभी अपन ने कितने अपने ये चैप्टर्स बाकी है, अभी आपको पूरा रिवीजन करना है कि पहले यही चैप्टर अपन कंप्लीट करें? नहीं, ये कंप्लीट करके नया स्टार्ट करें कि रिवीजन करना है? हाँ मुझे एक बार पूछना था, पूरा वो दो तीन भी खत्म करके फिर ही रिवीजन करना है क्या? तो आप बोर्ड के टाइम पे आओगे? बोर्ड, आपकी 2 महीने की बोर्ड है कि 1 महीने की? अरे बाप रे। तो ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं करूंगी। वाई मॉनेटरी पॉलिसी फॉल्स इन लिक्विडिटी ट्रैप। अब मैं सोच रही हूँ, पहले देखो आपके मॉड्यूल में तो ये नहीं दिया हुआ है, मैं इसको पहले आपको यहाँ पे हिंदी में लिखवा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके, क्योंकि इसमें सीधा जितना मैं देख रही हूँ आपको डायरेक्ट इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्या है, का मेन टूल क्या है? अब इसको ध्यान से पढ़ते जाना आप। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का ही काम है कि नोट छाप छाप के मार्केट में देना, है ना? ठीक है, तो इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना,
अच्छा मुझे बताओ, मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, सबके पास पैसा आ गया, तो लोग ब्याज पे पैसा लेना पसंद करेंगे क्या? नहीं, सबके पास पैसा है तो वो ब्याज ज्यादा देंगे कि कम देंगे? कम देंगे कि भाई हमारे पास भी है। तो लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का रेट जो है लोअर हो जाएगा। अब थोड़ा बैंक के हिसाब से सोचो, मार्केट में सबके पास पैसा है और बैंक की गरज है कि लोगों को वो ब्याज पे पैसा चढ़ाए, तो वो कम ब्याज पे चढ़ाएगी कि ज्यादा ब्याज पे? कम पे, क्योंकि बैंक चाहती, जिसे कोई एक बैंक है समझो, आपके पास उसका फोन आया कि सर 10 लाख रुपए लोन ले लो, आपने बोला नहीं चाहिए, वो बोलेगी सर 2% ब्याज पे ले लो, अब ले लोगे क्या? अब आप ले लोगे, आप बोलोगे 2% ब्याज पे इस पे लेता हूँ, सोना खरीद के रख लेता हूँ, या फिर सोना भी छोड़ो, एक काम कर लेता हूँ, जमीन खरीद के रख लेता हूँ, बाद में इस जमीन को 25-50 लाख में बेच के इसके 10 लाख रुपए इसको वापस दे दूंगा, 40 लाख कमा लूंगा। तो जब आपको बैंक से कम ब्याज पे लोन मिलने लगता है तो बताओ आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? वो अमेरिका वाला एग्जाम्पल याद है क्या? जब बैंक ने रेट कम कर दिया था तो सब लोग लोन ले लेके घर खरीद लिया था। बताओ, ज्यादा पैसा बैंक के पास आएगा, बैंक लोन देना चाहता है, आरबीआई ने ज्यादा पैसा दिया बैंक को, बैंक के पास फोकट पैसा रखा हुआ है, बैंक चाहेगी कि यार हमको लोन पे चढ़ाना है, सारी बैंक आपको लोन पे देना चाहती है पैसा। अब इस केस में जब सारी बैंक्स आपको लोन पे पैसा देना चाहती है तो सब बैंक के बीच में कंपटीशन चलेगा, वो अमेरिका वाला एग्जांपल याद करना। सब लोगों के बीच में कंपटीशन चलेगा कि मैं कम पे दूंगा, मैं कम पे। अब किसी बैंक ने बोला 5%, उसके पड़ोसी ने बोला 4%, उसके पीछे वाला बोल रहा है 3%, अगली बैंक बोल रहा है 2%, 2% में ब्याज पे ले लो। तो आप लेना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल लोगे। आप सब लोग क्या करोगे, कम ब्याज पे पैसा लेके उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो जब ब्याज की रेट गिरती है तो यहाँ पे बूस्ट होता है, एक सेकेंड, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बैंक से कम ब्याज पे पैसा लेके अगले को और ज्यादा पे चढ़ा देते हैं। बैंक वाला अगर अपने से 5% ब्याज ले रहा है तो हम अगले को बोलते हैं 12% ब्याज, 7% अपन कमाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देते हैं। अब अब देखना, ये नॉर्मल ये होता है ऐसा, इसको अपन बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ये मैं आपको इतना ध्यान से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये एक टाइम पे सीए फाइनल का कंसेप्ट हुआ करता था। ठीक है, अब देखो क्या, इको में नहीं था, ये एफएम में था। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे एफएम, जो अभी एएफएम हो गया, तो 5 साल पहले ये एफएम में था, इसको इको में डाल दिया आपके पास। अब देखो, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, बट लिक्विडिटी ट्रैप में यहां पर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जीरो के नियर हो गए हैं, अब और कम ही नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, जिसे अमेरिका में बैंक के बीच में कंपटीशन चल रहा था, कोई बैंक 0.5%, कोई बैंक आपको 0.5% पे ब्याज पे दे रही है, बताओ इससे कम वो करेगा क्या? वो बोलेगा भाई अगर तेरे को जीरो पे ही देना है तो तेरे को क्यों दूं, अपने पास रखूं। तो मतलब लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है ना, बैंक के पास इतना पैसा आया है कि कंपटीशन की वजह से जीरो के बराबर ही इंटरेस्ट रेट हो चुका है, अब और कम नहीं हो सकता है। आरबीआई जितना भी मनी सप्लाई बढ़ाए, इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट नहीं गिरता। बताओ, आरबीआई कितना भी करे इंटरेस्ट का रेट गिरेगा क्या? हेलो। हाँ बाबू। हाँ ना, करेगा मुझे। हाँ बाबू। अरे ये मैं सुबह वही करे हिसाब पे लगाया मुझे पैसा जो, तो मैं सब पैसा जो हिसाब पे लगाया मुझे ना, वरना इन्हें लिखी छड़े। हाँ।
मां छा आहे मतलब मुंहिंजो कुझु 55,000 घोटालो थो थिए रेट में। हा त मां ॿुधे छा मां किथे किथे त बैंक स्टेटमेंट में अलॻि अलॻि न पियो अचे त मां गूगल पे करके हिस्ट्री कढी त उहो मां सॼो उहो हाणे जीअं तुंहिंजो हिसाब मां अलॻि कढियो पढ़ाईअ जो हिसाब अलॻि कढियो किश्तुनि जो हिसाब अलॻि कढियो त मिलियो आहे। हा हा त मतलब तूं हिसाब गूगल पे था कर न मां बि गूगल पे था कयो। हा 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 हा। मां सुबुह जो हिसाब पई कयां मां मम्मीअ खे बि वरितो मांसि दिया खां जंहिंमहिल जंहिंमहिल मुंहिंजूं लटा लटा करे त मम्मीअ खे बि मूंखां वधीक पैसा कोन मां त रड़ियूं करे बसि सुबुह वठी हाणे मां त चवंदी आहियां हाणे छा कयां पुछां अगरि मां शेयर मार्केट में मुंहिंजो 70,000 हाणे विझणा पवंदा त शेयर मार्केट में मुंहिंजा पैसा वाइप आउट त मूंखे हाणे उहे 70,000 अरेंज करणा त मां त मम्मीअ खे चयोमांसि पप्पा खां वठी ॾे खपे जेके मां तोखे ॾिना त मम्मी पप्पा खे बि चयोमांसि पर हिसाब आउं ठाहे मां मम्मीअ खे मां एतिरा एतिरा ॾिना हुया सिधो एतिरे एतिरे वठी आई त वापसि करे छॾियो। मां मम्मीअ खे मां परवीन खे उथाए चई वरितो पैसा खपनि त मुंहिंजो 3 लख हली विया सॼा शेयर मार्केट जो बैलेंस करण लाइ मूंखे विझणो आहे। हा त वधो हे पंहिंजो हिसाब क्लियर थी सघंदो आहे। हा त तूं किथां अरेंज कराए छो जो छा चईं हा त तूं जेतिरो हिसाब विझो त अॻिले में इन्वेस्ट करणा पवंदा। हा त मां हाणे परवीन खे बि वरी फोन कंदीमांसि परवीन निकितो आहे। अच्छा 12th वालों इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं हाँ? मुझे 5 मिनट देना। हेलो काथे आहे मम्मी तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मां मधु सां ॻाल्हाए वरितो पोइ कुझु न चइजांसि हा न त वरी हुनखे लॻा ऐं तूं एतिरो चइजांसि भई पुनः पिणे खे चई वई आहे भई मम्मीअ खे जेके पैसा ॾिना आहिनि उहे बि मूंखे ॾे मुंहिंजो 70,000 भरणा आहिनि मां मधुअ खे चयो आहे भई मुंहिंजो 70,000 अॼु किथे भरणा आहिनि त मां परवीन खे बि चयो आहे मम्मीअ खे बि चयो आहे पप्पा खे बि चयो आहे भई जेके पैसा ॾिना थी मां मूंखे वापसि ॾियो त मधुअ चई मां जेतिरे जेके जमा कया न मां तोखे ॾियई थी मां त मां मधुअ सां आराम सां ॻाल्हाए वरितो आहे ऐं तूं बि इहा ॻाल्हि तूं मधुअ जो कुझु न चइजांसि तूं चइजांसि भई पूना सुबुह अलाए छो ॾाढी छिरी वई चई भई जेके तोखे लटनि लाइ पैसा ॾिना आहिनि पप्पा खां वठी ॾे पिणे खे बि चई वई ठीकु आहे त तूं किनी न थी जांइसि।
और बाकी सब लोग कहाँ हैं यार? टाइम लगेगा अभी। चलो, हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ रहे थे अपन। इसमें हमने क्या? हाँ हाँ। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अच्छा, कल हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था क्या? है ना? बहुत आसान था। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मतलब जितना माल फैक्ट्री में बनता है। ये दोनों आज ही आए हैं क्या? तुम भी नहीं देखे थे? 12 बजे आते हो? और वो तुम्हारा दोस्त, वो नेता वाला? अच्छा अच्छा। चलो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था? कि अगर आप, अच्छा, सबको ध्यान है वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? सबको याद है क्या? ये किसने किया? इसकी 12 बजाओ। कल ही तो अपन ने पढ़ा था। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो जैसे जैसे धंधा बढ़ता है ये भी बढ़ता जाता है, जैसे कि लेबर। ठीक है। अब वहीं इसके अलावा फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है राजा? फिक्स्ड फैक्टर का मतलब होता है लैंड, जो हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक है। अब यहां पर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था? कि भाई अच्छा, एक और चीज थी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल माल जितना बनता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जितना एक्स्ट्रा बनता है, जैसे जैसे मैं ज्यादा लेबर रखती जाऊंगी उस हिसाब से जैसे जैसे माल बढ़ता जाएगा। तो बताओ, ये एक्स्ट्रा माल बनता है 100 यूनिट, यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है 200 यूनिट, तो ये एक्स्ट्रा माल मेरा क्या हो जाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कल अपन ने पढ़ा था। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बन रही है। ठीक है। और टोटल जो काम करने वाले लेबर हैं वो है 100 लेबर। तो मुझे बताओ एक लेबर कितना माल बना रहा है, बस एवरेज निकालना है। 10 यूनिट बनती है और 100 लेबर काम करते हैं, तो बताओ एक लेबर कितनी यूनिट बनाता है? 100 यूनिट। ये जो 100 यूनिट है ये मेरा क्या हो जाता है? एवरेज प्रोडक्ट। ये तीनों टर्म्स भी समझ आ गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा था, यहां पर देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के और भी नाम है। ठीक है। पहला है लॉ ऑफ रिटर्न्स। पहला है लॉ ऑफ रिटर्न्स, दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स। क्योंकि एक बात बताओ, वेरिएबल मेरा क्या है? फैक्टर ही तो है। तो जैसे जैसे फैक्टर बढ़ता जाता है मुझे कितने रिटर्न मिलेंगे। दूसरा रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, हम वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखो, एक और लॉ हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ये आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो कल ये पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैंने क्या बोला था? किचन में, हमने किचन बनाया था, उस किचन में जो हम शेफ्स हैं, अगर शेफ्स को ज्यादा बढ़ा दिया, तो बताओ जब शेफ को हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो काम बढ़ेगा कि और घट जाएगा? घट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने किचन भी बड़ा कर दिया, अब काम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो इसमें काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? ये लॉ तभी काम करेगा जब आप कुछ चीजों को मान लोगे कि ये चीज ऐसी ही होती है।
ठीक है। तो अब ये अजम्पशन क्या क्या है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अच्छा अब एक बात बताओ, किचन बड़ा नहीं किया, किचन उतना ही है, शेफ को बढ़ा दिया, लेकिन मैंने मेरी नई टेक्निक स्टार्ट कर दी। नई टेक्निक क्या स्टार्ट करी कि भाई किचन में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये 3 लोग काम करेंगे, 10 बजे से 2 बजे तक ये लोग काम करेंगे। जब मैंने ऐसे टाइम स्लॉट बांटा, अब झगड़ा होगा कि सब लोगों को काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और किचन में भीड़ भी नहीं होगी, क्योंकि जिसका जिसका जो टाइम है वो तभी किचन में जाएगा। तो बताओ अभी भी जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा कि गिरेगा, ही सही बढ़ेगा, क्योंकि मैंने टेक्निक को बदल दिया। फिर तो मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या बोलता है कि इतना सा किचन है और इसमें इतने शेफ हैं। अब इतने शेफ हैं, सारे शेफ मिलके काम कर रहे हैं, तभी तो मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नीचे आता जाता है। ठीक है। तो यहां पर कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब, ये लॉ तभी काम करेगा जब आप ऐसा मान लोगे, ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई, हम ऐसा मान लेंगे कि ये लॉ तभी काम करेगा जब पहली चीज तो आपकी जो टेक्निक है वो नहीं बदलनी चाहिए। जैसे अगर मैंने टेक्निक ही बदल दी कि हर 3-3 घंटे में तुम तीनों जाओगे और जाके काम करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरी काम करवाने की टेक्निक बदल दी, अब ये झगड़ा करेंगे कि अच्छे से काम करेंगे? काम करेंगे। तो मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें काम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसने एक अजम्पशन ले लिया कि आपकी जो टेक्निक है वो चेंज नहीं होती। दूसरा, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने 10 शेफ को काम पे रखा, अब इसमें से 4 शेफ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और 6 ऐसे हैं जो बहुत बेकार काम करते हैं, ऐसा हो सकता है? तो इसमें भी मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे अजम्पशन ले लिया कि सारे लोग इक्वल काम कर रहे हैं, सारे लोग काम करने में बेस्ट है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सेम सेम। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर जो जैसे मैंने सबको गैस दे रखे हैं कि भाई तुम इस पे काम करोगे, तुम इस पे, तुम इस पे, ऐसा होगा क्या कि सबका सेम ही होगा कि कुछ वेरिएशन आएगा उसमें? वेरिएशन आएगा, सेम थोड़ी होता है। दूसरा, यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या रहेगा? फिक्स। जैसे किचन, किचन फिक्स रहेगा। अगर मैंने किचन को ही बड़ा कर दिया तब लड़ाई झगड़े होंगे क्या? तब तो माल और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखो, 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, मेरी जो टेक्निक है, मेरी जो टेक्निक है, ये टेक्निक चेंज होगी क्या? नहीं। जो मेरा किचन है, मतलब कि किचन मेरा फिक्स है कि वेरिएबल? फिक्स। ये फिक्स को मैं बढ़ाऊंगी क्या? नहीं, ये भी सेम रहेगा। दूसरा, क्या यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सब इक्वली काम करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सब इक्वली काम करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को कम या ज्यादा। समझ में आया क्या? ये अजम्पशन समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो, यहीं पर मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपन ने दोबारा से देखा था कि किस तरीके से मेरा जो मार्जिनल फैक्टर है, मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये मेरा क्या आ गया? इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे ही ये गिरने लगेगा, ये क्या आ जाएगा? डिमिनिशिंग। और जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव फैक्टर। ठीक है। अब एक चीज इसमें, जहां से आपको एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, 3 लाइन देखो। जब एमपी मेरा बढ़ता है तो टीपी मेरा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब इसका मतलब समझो, जब मेरी एक्स्ट्रा यूनिट यहां पर 10 से 30 हो गया, बताओ कितने से बढ़ गया? 20 से। मेरा टीपी 20 से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 30 से कितना आ गया? 45। अब कितने से बढ़ रहा है? 15 से। मुझे बताओ, मेरा टीपी अब कम से बढ़ा कि ज्यादा से बढ़ा? कम से बढ़ा। पहले 20 से बढ़ा था, अब किससे बढ़ा? कम से। अच्छा, मैं यहाँ पे 0 मानती हूँ। यहाँ पे जब बढ़ा 10 से, तो बताओ यहाँ पे ज्यादा से बढ़ा, फिर ज्यादा हुआ, लेकिन फिर क्या हो गया? ये कम हो गया। तो यहाँ पर जब मेरा ये एमपी बढ़ता है तो मेरा टीपी भी बढ़ता है। अब जब मेरा एमपी, जो मेरा एमपी है, वो गिरता है तो मेरा टीपी कैसा होता है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। आप देखो, अभी भी जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है, ये 30 से 45 हुआ, बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। लेकिन पहले कौन सी स्पीड से बढ़ रहा था? 20 की स्पीड से। अब किसकी स्पीड से बढ़ रहा है? 15 की स्पीड से। आप इसकी स्पीड, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना,
आपको उसको ध्यान में रखना है कि पहले जो मेरा टीपी था वो 20 की स्पीड से बढ़ रहा था, और अब कितने की स्पीड से बढ़ रहा है? 15 की। बढ़ तो रहा है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है। तो जो मेरा टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ना एक और, अच्छा, जब मेरा टीपी जीरो हो जाता है, जब मेरा एमपी, सॉरी, एमपी जब जीरो हो जाता है तो मेरा टीपी कैसा रहता है? कांस्टेंट। और मैं इसको बोलती हूँ मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब मेरा एमपी, यहाँ पे जब मेरा एमपी जीरो हुआ तो ये पूरी लाइन में आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिखता है? 52। तो यहां से एमसीक्यू बहुत आता है। ये वाला एमसीक्यू का स्टार पॉइंट है। ठीक है। ये एमसीक्यू कॉर्नर है हमारा। यहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो जब मेरा एमपी जीरो हो जाता है तो मेरा टीपी कैसा होता है? मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा होता है मेरा टीपी। और जैसे ही मेरा एमपी नेगेटिव हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो मेरा टीपी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, वो गिरने लगता है। इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब तो ये बहुत अच्छे से आ गया ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखना इसी में एक और लॉ है। जब मैं सिर्फ यहां से बात करूंगी, सिर्फ इतनी बात करूंगी कि मतलब जब मेरा जो टीपी है वो गिरती दर से बढ़ता है, तो मेरा कौन सा फेज आता है? डिमिनिशिंग रिटर्न। जब मैं फेज वन को भूल के सिर्फ फेज टू और फेज थ्री की बात करती हूँ, तो इस लॉ का एक नया नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। समझ में आया? तो यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेज टू ऑफ वेरिएबल रिटर्न, वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स। ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरा स्टेज टू से। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेज टू पे कौन सा लॉ शुरू होता है? तो इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझ में आया? अच्छा, ये लॉ क्लियर हुआ क्या? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब जो फेज टू से शुरू होता है, स्टेज टू से शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमने कुछ लिमिटेशंस लिखी थी, आपको देखने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अपन ने पढ़ा। अब हमको टीपी और एमपी का रिलेशनशिप देखना है। ठीक है। देखो, जो अभी अपन ने लिखा था, ये जो था ना, ये ऊपर अपन ने जो लिखा था, ये रिलेशनशिप ही तो था। आप देखो, ये टीपी और एमपी का रिलेशनशिप ही तो है। जिसे डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप होता है ना, वैसे टीपी और एमपी का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कैसे काम करता है? दिस इज रिलेशनशिप ऑफ टीपी एंड एमपी। ध्यान से देखो, जब मेरा एमपी बढ़ता है तो टीपी भी बढ़ता है। जब मेरा एमपी गिरता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। फिर जब मेरा एमपी जीरो होता है तो टीपी कांस्टेंट होता है। और जब मेरा एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी नेगेटिव हो जाता है। ये इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ टीपी एंड एमपी। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चाहो तो इसका फोटो ले लो, एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपको। अब देखना इसका ग्राफ। ले लिया था क्या? ले लिया। अब इसका ग्राफ देखो ध्यान से। मैंने कुछ नहीं करा, जो अभी अपन ने टेबल बनाई थी ना, चलो एक काम करते हैं। तुम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था कल? उम्म, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था क्या कल? ये मुझे करके बताया था ना। इसका ग्राफ बनाए क्या अपन? इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो। देखो, ये ग्राफ अपन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ दिए होंगे। ठीक है। या तो आपको ग्राफ पहचानना है या तो आपको इसका रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे चलो यहीं पे बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सब मिलके ग्राफ बनाएंगे उसका।
यहाँ पे मैंने लिखा लेबर, तो लेबर था 1, नहीं नॉट 1, 5, 10, 12, 20, 22, ये लेबर के नंबर्स हैं। ठीक है। इसके अपोजिट मेरा टीपी दिया हुआ है। टीपी था पहले 100, फिर हुआ 150, फिर हो गया 250, फिर हो गया 180, फिर हो गया ये नहीं 250 ही मानो, 180, एंड देन हो गया दोबारा से 70, जब 25 लेबर आए। क्या हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, कांस्टेंट है ना इधर, ये रहा। इसका एमपी निकाल सकते हैं क्या? मुझे बताओ, पहले का एमपी कितना आएगा? 100, दूसरे का 50, तीसरे का फिर 100, फिर 0, फिर यहाँ पर। अच्छा एक काम करो ना, इसको इसको आप, ये मैं चेंज कर रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं, इसको हम रखते हैं 60। ठीक है, नहीं 60 भी नहीं रखते, 40। तो यहाँ पे मेरा क्या गया? 40, 40 से 50, 50 से 100, 0। अब यहाँ पे कितना हुआ? नेगेटिव का 70, और यहाँ पे नेगेटिव का 110, और नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये एमपी निकाल लिया अपन ने। अब देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्या? 40 के नीचे क्या? अरे 50 नहीं आएगा, अब ये चेंज हो जाएगा। बताओ इसका एमपी कितना आएगा अब? 110। अच्छा, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, तुम लोग सिर्फ इसको समझना, ठीक है। मैं मेरे ग्राफ में यहाँ पे रखूंगी वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे रखूंगी एमपी और टीपी। नहीं, फिक्स क्यों रखेंगे ये? अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको कोई भी फिक्स फैक्टर दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे फिक्स क्यों आएगा? है ना, यहाँ पे एमपी और टीपी आएगा। चलो, अब मैंने क्या करा, समझो मान लो मेरा एमपी टीपी जो है 5, 10, 15। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी भी किसी को ग्राफ बनाने में इश्यू है क्या? एग्जाम में आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, आपको इसके ग्राफ को देख के आपको इनका रिलेशनशिप बताना है। ठीक है। अच्छा, ये रिलेशनशिप तुम देख के, पहले तो मैं तुमको यहीं से समझा देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, ये है मेरा टीपी और ये है मेरा एमपी, जो हमने ये बनाया ना, इससे ही ग्राफ बन जाएगा जब आप इसको एमपी टीपी और वेरिएबल फैक्टर को प्लेस करोगे तो। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, ग्राफ देख के तुमको रिलेशनशिप बताना है। अब ध्यान से देखना, मेरा टीपी कब बढ़ रहा था? जब मेरा एमपी भी बढ़ रहा है। देखो, एमपी का कर्व भी कैसा जा रहा है? ऊपर। और ये भी कैसा जा रहा है? ऊपर। तो जब मेरा एमपी बढ़ता है तो मेरा टीपी भी बढ़ता है। उसके बाद जब मेरा जो एमपी है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो मेरा टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग दर से बढ़ रहा है कि डिक्रीजिंग से? डिक्रीजिंग से। जब मेरा एमपी नेगेटिव हो जाता है, अच्छा नेगेटिव में हम ये नीचे क्यों आ गए? क्योंकि ये जो मेरी लाइन है ये क्या होती है? 0। जब आप 0 के नीचे आओगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो जब मेरा एमपी एकदम इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो मेरा टीपी भी कैसा हो जाता है? नीचे आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपको ऐसा जब कर्व देंगे ना, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि देखो, मेरा टीपी बढ़ रहा है जब मेरा एमपी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर तुमने 3 लाइनें याद कर ली तो तुमको कर्व देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमने 3 चीजों को, ये कर्व का झंझट ही हटाओ, अगर तुमको 3 चीजें याद है कि मेरा एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ेगा, जब मेरा एमपी गिरेगा तो टीपी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, जब मेरा जो एमपी है वो 0 हो जाएगा तो मेरा टीपी मैक्सिमम, मैक्सिमम। आप यहाँ पे देखो, जब मेरे एमपी ने इस 0 को टच करा, यहाँ पे 0 है, जब 0 को टच करा तो मेरा जो टीपी था वो एकदम हाईएस्ट है, 60 पे। और जैसे ही इसने क्रॉस करा, ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आया? तो तुम सिर्फ 4 चीजें याद रखो, एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा, एमपी गिरेगा तो टीपी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, जब मेरा एमपी सेम रहेगा तो टीपी कांस्टेंट और
मैक्सिमम रहेगा। और जब मेरा एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा टीपी डिक्रीज। ये बस ये चार लाइनें याद रखो, तुम्हारा पूरा वेरिएबल का पोर्शन खत्म हो जाएगा। सिर्फ चार चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद अपने प्रोडक्ट निकालना सीखा था क्या? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, एक्स्ट्रा। अब हमको यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट देखो, अभी हमने टीपी और एमपी का रिलेशनशिप देखा था, ठीक है। देखो प्रोडक्शन में, इस चैप्टर को यहां से ध्यान से देखना। प्रोडक्शन में तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर तुमने ये तीनों समझ लिए तो तुम्हारी ये यूनिट ही खत्म, पूरी यूनिट में इसी के बारे में बात है। और तीसरा क्या है मेरा? एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अभी हम आपने किसका रिलेशनशिप पढ़ा था? टीपी और एमपी का। अभी हमने इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ा था। अब हमको इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ना है। हमने इस टीपी और एमपी में से कौन कौन से रिलेशनशिप पढ़े कि भाई मेरा एमपी बढ़ेगा तो टीपी भी बढ़ेगा, एमपी गिरेगा तो टीपी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। वेरी गुड। और मेरा एमपी जब जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट, तो टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और हम इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जब मेरा एमपी गिरेगा तो टीपी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी ही चार लाइनें हमको देखनी है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट सबको याद है? एवरेज प्रोडक्ट अपन कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट हम निकालते हैं, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्ट समझो, टोटल फैक्ट्री में माल बनता है 10,000 यूनिट और काम करने वाले हैं 20 लोग, 20 लेबर्स। तो मुझे बताओ एक लेबर कितना बना रहा है यूनिट? 500 यूनिट। यही मेरा एवरेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो, मुझे एमपी और एपी का रिलेशनशिप देखना है। अच्छा, फिक्स फैक्टर हमेशा कैसा होता है? फिक्स। लैंड मेरा फिक्स फैक्टर है, फैक्ट्री एक ही है तो वो फैक्ट्री हर किसी केस में कैसी होगी? फिक्स, एक ही रहेगी। अब देखो जो लेबर है, पहले 0 लेबर काम करते थे, फिर धीरे 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 करके लेबर क्या करने लग गए? बढ़ने लग गए, लेबर बढ़ते लग गए। अब आप मुझे यहाँ पे टोटल यूनिट्स मैंने आपको दी थी क्या? उस टाइम पे बताई होगी शायद। हम्म, ये एग्जाम्पल शायद आधा है, छोड़ो, फिर यहां से देखते हैं अपन। देखो, मेरा जब एमपी था, इसका दूसरा एग्जाम्पल बना दूं क्या आपके लिए? चल जाएगा ना? ठीक है, देखो। अब जैसे बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। नहीं तो पूरे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ध्यान से देखो, समझो मेरी फैक्ट्री में 60 किलो माल बनता है। कितना किलो? 60 किलो माल। और काम करने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग। तो मेरा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 60। क्या आप लोग मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकाल के बता सकते हो इसका? अपन सब में एवरेज प्रोडक्ट खुद से निकाल सकते हैं क्या? बताओ, एवरेज प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। आपने 6 कैसे निकाला? 60 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल। अब अच्छा, यहाँ पे कुछ मेरा स्टार्टिंग में कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट है क्या? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है धंधा। अब मैंने क्या करा, धीरे धीरे ये 60 किलो में से मैं मेरी फैक्ट्री में 80 किलो शक्कर बनाने लग गई। बताओ मैंने एक्स्ट्रा शक्कर कितनी बनाई? 20 किलो। तो ये 20 किलो मेरी क्या हो गई? 20 किलो क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्ट। बताओ यहाँ पे मेरा एमपी कितना आया? 20। 20 किलो। समझ में आया क्या? यहाँ पे मुझे आप एवरेज प्रोडक्ट निकाल के बता सकते हो? कितना? 8। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया? 8। अच्छा, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कितना आया? 7। और बताओ यहाँ पे पहले 80 किलो, अब 70। बताओ कितने एक्स्ट्रा बनाए मैंने? 10 किलो माइनस का। पर 10 किलो मतलब मैंने 10 ही किलो बस एक्स्ट्रा, वो भी माइनस का, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना आया? 5.8। और यहाँ पे मैंने कितना एक्स्ट्रा बनाया? -12 kg। अब ध्यान से देखना, अब जितना बोलूं उतना ही देखना। यहाँ पर
मेरा एमपी था 0। ठीक है। जब मेरा एमपी 0 था तो एवरेज प्रोडक्ट कितना था? साइ- मुझे बताओ, क्या मेरा एमपी यहाँ पे बढ़ रहा है? 0 से 20 आया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी 6 से कितना आया? 8। मतलब जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा माल अब कम बन रहा है। बताओ, 20 से कितने पे आ गए अपन? 10 किलो पे। 20 से कितने पे आ गए अपन? 10 किलो पे। तो मेरा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो बढ़ा कि घटा? घटा। मतलब जब मेरा एमपी और एपी जो है, जब एमपी घटा तो एपी भी घट गया। अब जो मेरा एमपी है, ये यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा ये कितना हो गया? और डिक्रीज हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा? एपी और डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं आपको इसका अगर एक रिलेशनशिप बताऊं, तो जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मेरा एपी भी बढ़ेगा। जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा तो मेरा एपी भी घटेगा। जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा एपी डिक्रीज होगा। और बट यस, बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और लास्ट हमारा ये, जब एपी और एमपी इक्वल्स मतलब सेम सेम आएगा तो मेरा एपी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तब मेरा एपी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। एपी होगा मैक्सिमम जब मेरा एमपी और एपी कैसा हो जाएगा? सेम सेम। ये मेरे चार रिलेशनशिप, अगले चार रिलेशनशिप है जो हमको देखना है। अब हम टेबल में आते हैं। टेबल में ध्यान से देखो। यहाँ पर जब मेरा एमपी बढ़ रहा है तो क्या मेरा एपी भी बढ़ रहा है क्या? देखो, पहले मेरा एमपी 0 से 10 पे आया और 10 से किसते पे आ गया? 20 पे। तो क्या यहाँ पर मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है? ठीक है। अब जब ये दोनों सेम सेम हो गए, ये भी 15 और ये भी 15, तो मेरा जो एपी है, बताओ पूरे लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 15। तो मेरा एपी कैसा होगा? मैक्सिमम पे। ठीक है। जब मेरा एमपी गिरेगा तो मेरा एपी भी गिरने लगेगा। और जब मेरा एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो एपी गिरेगा, लेकिन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो अब दूसरा हमारा रिलेशनशिप ये आ गया जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन। ये सारे आपसे रिलेशनशिप ही पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो अब देखो, टीपी और एमपी का रिलेशनशिप क्या आया, आप लोग मुझे बताना। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब एमपी बढ़ेगा तो एपी भी बढ़ेगा। जब एमपी घटेगा तो एपी घटेगा। जब दोनों सेम सेम होंगे तो एपी क्या होगा? मैक्सिमम। एपी सबसे ज्यादा होगा वहां पे। और जब एमपी नेगेटिव हो गया तो एपी कैसा हो जाएगा? एपी डिक्रीज होगा, लेकिन ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यहां से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। समझ में आया क्या? अब अब देखो, इसी चीज को यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है कि भाई जैसे जैसे एमपी बढ़ेगा मेरा एपी भी बढ़ता जाएगा। एमपी इक्वल होगा तो एपी उसके मैक्सिमम पे रहेगा। जब मेरा एमपी कम हो जाएगा तो एपी भी गिर जाएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो एपी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका भी ऐसा सा कुछ ग्राफ बनाया हुआ है आपकी बुक में। देखो ग्राफ में, ये है मेरा टीपी, ये है मेरा एपी। ठीक है। दिस इज एमपी, नॉट टीपी। ये एमपी है। ठीक है। अब देखो, इस ग्राफ को देख के आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब मेरा ये रेड वाला मेरा एमपी है, देखो एमपी बढ़ रहा है तो मेरा एपी भी बढ़ जाएगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो मेरा एपी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। देखो, ये यहाँ पे कैसा जा रहा है? मैक्सिमम। ग्रीन वाली लाइन मेरी एपी है, ये कैसा है? मैक्सिमम। जब मेरा एपी गिरता जाएगा तो, सॉरी, एमपी गिरेगा तो एपी भी गिरेगा। और जैसे ही ये नेगेटिव हो जाएगा ये और गिरेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। अब हाँ, एक बार इसमें आप एमपी और एपी निकाल के दे सकते हो। आप तो पहले सिर्फ एमपी निकालो। इसमें आप मुझे एमपी निकाल के दे सकते हो क्या? कितना आसान है निकालना।
कितनी बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि बताओ मैक्सिमम एमपी कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 0, 8, 12, 8, 0, -8। अब देखना एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको एमपी नहीं देंगे, आपको ये एमपी खुद निकालना है। और उसके बाद आपको बोलेंगे कि बताओ मैक्सिमम एपी कौन से पॉइंट पे आ रहा है, मैक्सिमम कौन सी यूनिट पे आ रहा है। ये 12 मेरा मैक्सिमम है। कितने वेरिएबल फैक्टर हैं, 2। और यूनिट कितनी है, 20। तो आपको ऐसा ऑप्शन देंगे कि भाई जो मैक्सिमम एमपी है वो किस पे आ रहा है, वो आ रहा है 20 यूनिट पे और 2 लेबर पे, कि 28 यूनिट पे 4 लेबर पे, ऐसा देंगे। तो आप सिंपल एमपी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कहाँ पर वो मैक्सिमम आ रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है। अब अगेन, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, याद आ रहा है क्या? ये बहुत लंबा चैप्टर भी चला था, 1 महीना चला था ये चैप्टर, है ना? देखो, जब ये बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, जब कांस्टेंट है तो डिक्रीजिंग, और जब गिरने लगा तो नेगेटिव। ये तो सिंपल, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। अब है मेरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है, एक बार इसको रीड करो। देखो क्या होता है ना, अब इसमें मुझे आपको दो चीजें अभी बतानी है। देखो, आपने जितना पढ़ लिया ठीक है, लेकिन मुझे पता है मुझे दोबारा से बताना ही है। तो देखो, कोई भी धंधा, जब आपने एक नया नया धंधा चालू करा, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। अच्छा, शॉर्ट टर्म सबको पता है क्या, 1 साल से कम। और एक आता है लॉन्ग रन। इकोनॉमिक्स में भी कुछ यही है, एक आता है मेरा लॉन्ग रन। अब इसको ध्यान से देखना, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है, और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई नया नया धंधा चालू होता है, समझो मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी थे, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस खोला, समझो उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है। अब एक फैक्ट्री में उनका बताओ फिक्स क्या है, फिक्स क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा। फिक्स क्या है उनका, लैंड, और वेरिएबल क्या है, लेबर। अब धीरू भाई अंबानी ज्यादा से ज्यादा माल बनाना चाहते हैं, और उन्होंने धंधा अभी अभी शुरू किया है, अभी अभी अच्छे से कमाना भी चालू नहीं करा है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो लैंड को बार बार बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, अभी अभी धंधा चालू करा है, इतना पैसा नहीं है। लेकिन क्या वो लेबर को बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब उन्होंने स्टार्टिंग में लैंड को नहीं बढ़ा पाते थे, सिर्फ लेबर को बढ़ाते थे। तो बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तब धीरू भाई अंबानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखते थे कि कितना एक्स्ट्रा माल बन रहा है, मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, वो लगाते थे, ठीक है। मुझे बताओ, अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस को कितना टाइम हो गया है, रिलायंस कंपनी को कितना टाइम हो गया है? मोर देन 20-30 ईयर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में आ रहा है कि शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन। धीरू भाई अंबानी ने, अरे धीरू भाई अंबानी ने नया नया चालू करा था तो वो तो शॉर्ट रन में चल रहा था। अब इस धंधे को 1 साल से ज्यादा हो गया क्या रिलायंस को, और अब रिलायंस बहुत बड़ा बन गया है। तो अब बताओ ये लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। अब यहाँ पे आ गए मुकेश अंबानी, ठीक है। अब देखो, मुकेश अंबानी के पास फैक्ट्रीज हैं कि फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं। अब उनको, अगर उनको पता चला कि यार ये जमीन कम पड़ रही है, इसमें ये लोग लड़ रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो बताओ वो जमीन को बड़ा नहीं कर सकते क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल है क्या उनके लिए? यहाँ पे सब उनके लिए क्या है, वेरिएबल। मतलब अब मुकेश अंबानी के पास लॉन्ग रन में ज्यादा टाइम से धंधा करते करते इतना पैसा आ गया है कि अब उनका धंधा कैसा हो गया है, लॉन्ग रन हो गया है। मतलब अब उनके लिए, अच्छा उनके लिए ये क्लासरूम है, समझो उनको, अच्छा नाटा जितनी जमीन उनकी फैक्ट्री है। अब उनको ऐसा लग रहा है काम अच्छे से नहीं हो रहा, ये लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते, तो क्या वो इसको डबल ट्रिपल नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते, क्योंकि उसके पास, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि छोटी बात है, बहुत छोटी मामूली सी बात है। तो यहां पर उनके लिए कुछ फिक्स फैक्टर है क्या? सब कैसा हो गया, वेरिएबल। तो अब फिर से
हम किचन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब समझो ये जो किचन है ना, ये मुकेश अंबानी के एंटीला का किचन है। एंटीला सुना है क्या? ये एंटीला का किचन है, ठीक है। हाँ, वो ऐसा तो मैं ऐसा बना रही हूँ भाई। अब बताओ, इस किचन में जो है 50 शेफ काम करते हैं। वैसे तो मैंने सुना है 200 शेफ है, पता नहीं ऐसा क्या खाते हैं, लेकिन 50 शेफ काम करते हैं उनके यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 50 शेफ काम कर रहे हैं, ये ना आपस में लड़ते हैं। वो मुकेश अंबानी रोटी के लिए बैठा है, ये रोटी नहीं दे रहा, ये आपस में लड़ रहे हैं, तू दे क्या, तू आटा लगा, तू यहाँ पे गैस पे रख। तो मुकेश अंबानी का दिमाग हुआ, उससे क्या करा, क्या ये इसको और बड़ा नहीं कर सकता क्या? उसने हवा में गैलरी में और किचन बड़ा कर दिया। लो, लड़ो मत, अब अच्छे से काम करो। बताओ, ये जो किचन है उसके लिए फिक्स हुआ क्या? अब ये भी क्या हो गया, वेरिएबल। मतलब मुकेश अंबानी के लिए अब कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कैसा हो गया, वेरिएबल। तो ये, अब जब हम वेरिएबल के लिए, जब सब कुछ वेरिएबल हो जाएगा, अब जो हम लॉ देखेंगे, इट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब देखना, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में भी तीन तरीके की चीजें होती है। पहला होता है इंक्रीजिंग, जैसे धीरू भाई अंबानी धीरे धीरे धंधा बढ़ाते जा रहे थे तो इंक्रीज होता जा रहा था। अनिल अंबानी को जानते हो क्या? अब देखो, यहाँ पर जब धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करी, तो बताओ धंधा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, एकदम बढ़ा। फिर जैसे ही अनिल अंबानी को धंधा संभालने के लिए दिया, कैसा हो गया वो, नीचे गिर गया। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में तीन तरीके की चीजें आती है। पहला आता है इंक्रीजिंग, जब पिताजी काम कर रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा हो गया, कांस्टेंट। इतना बढ़िया बिजनेस हो गया कि इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया। अब जैसे ही अनिल अंबानी को दिया, कैसा हो गया वो, डिमिनिशिंग। अब जैसे समझो, मुकेश अंबानी अभी कांस्टेंट पे चल रहे हैं, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट से और इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं क्या, बहुत सारी चीजें वो करते जा रहे हैं। लेकिन कल को समझो, बोलना नहीं चाहिए कि मुकेश अंबानी निकल गए, और वो आप सबके हाथ में रिलायंस की बागडोर संभाल के गए कि भाई इसको संभालना। तो बताओ अब रिलायंस कैसी हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी और नीचे आ जाएगी। ये कैसा हो गया, उसको नहीं है तुम्हारे पे भरोसा, इसलिए देगा ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे ये कैसा आ गया, डिमिनिशिंग, नीचे। तो यहाँ पे तीन स्टेज होती है। पहला होता है इंक्रीजिंग, फिर होता है कांस्टेंट, और फिर कैसा होता है, डिमिनिशिंग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमको दो चीजें समझनी है। अभी समझा दूं कि मेरे को आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मेरी एक 15 मिनट की मीटिंग है, इसके लिए। रुको रुको, अब देखना, ये जब इंक्रीजिंग होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छा मुझे बताओ, कोई धंधा बड़ा होता है तो उसको बड़े होने का फायदे मिलते हैं क्या? मुकेश अंबानी को बड़ा होने का क्या क्या फायदा मिलता है? मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे को नचा रहा था वो शंकर भगवान के भजन पे, देखा क्या तुमने? वो मैंने तो वो देखा कि गिर में जो उन्होंने इनॉग्रेशन करा शिव जी के मंदिर का, तो उसमें वो डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे को बोल रहा था, चल रहे नाच छमिया, ऐसा बोला उसको सही में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पैसे से डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा भी नाच रहा है क्या? बताओ, क्या इससे एडवांटेज मिल रहा है क्या? तो बड़ा होने के एडवांटेज को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा बनने का फायदा। मुझे बताओ, बड़े बनने के नुकसान भी होता है क्या? क्या नुकसान है? एक तो देखो, हम जैसे लोगों की नजर लगती है, ठीक है। आपने देखा वो काले धागे पहन के घूमते हैं, हम जैसे लोगों की नजर लगती है कि कब मरेगा, कितना पैसा है, इसकी बीवी ने कितने बढ़िया कपड़े पहने, ऐसे नजर नहीं लगाते क्या हम लोग? हम तो लगाते हैं भाई। अब ये देखो, बड़ा होने, अच्छा एक बात बताओ, बड़ा होने का नुकसान ये भी है कि कहीं कहीं भी कोई भी ठोक भी सकता है, ठीक है, कहीं भी कोई भी किडनैपिंग कर सकता है। अरे भाई, वो देखा नहीं है भाई, किसी ने अगर, अरे तो नीता अंबानी को उठा लो ना। मुझे एक बात, वो चलती फिरती 500 करोड़ है, वो 500 600 करोड़ से कम कुछ पहनती है क्या?
भाई वो चलती फिरती 500 करोड़ है। वो एक बार उसकी बेटी की शादी में वो उसका इयररिंग पता नहीं क्या गिर गया, 200 करोड़ का था, हम कैच कर लेते तो हम अमीर हो जाते। तो आप सोचो नीता अंबानी चलती फिरती 500 600 करोड़ है वो। तो बताओ ऐसे ही चल के कोई जा रही थी और हम लोगों ने मिलकर उसको बोरे में लपेट लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बड़ा होने के नुकसान है क्या? तो इकोनॉमिक्स में सुनो सुनो, इकोनॉमिक्स में बड़ा होने का नुकसान क्या है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बड़ा होने का एक और नुकसान है कि क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है क्या? सब एक दूसरे का लेग पुलिंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। आप सोचो, अगर मुकेश अंबानी सिंपल शादी भी अपने बेटे उसकी बेटे की शादी 1 साल तक चल रही थी, रोज कुछ भी कुछ होता ही जा रहा था, पता नहीं कितनी शादियां कर रहा था वो, लेकिन उसकी एक शादी 1 साल तक चली, क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी का बड़ा होने का नुकसान है कि उसको इतना बड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका बेटा मानता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर बड़ा होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो हम इकोनॉमिक्स में बड़ा होने के फायदे को क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और नुकसान को क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको अपन कल पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं 15 मिनट तुमको पहले छोड़ रही हूँ, ठीक है।